हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपका आज मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आपका नेक्स्ट पेपर हिंदी का है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनका हिंदी का पेपर ऑलरेडी 6 मार्च को हो चुका है। ठीक है, तो ये वही पेपर है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपका पेपर आया था और उसके जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका भी पेपर सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो जाएंगे, थोड़े चेंज हो जाएंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है ना और क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, मतलब कि ये प्रश्न है और ऐसे ये 4 आपके ऑप्शन है, आपको सही आंसर को लिखना है। तो कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, मतलब कि जो आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है ना वर्दे, उस चैप्टर से है ये क्वेश्चन। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, तो किसे जगमग करने को कह रहा है, संसार को। ठीक है, संसार को प्रकाशवान बनाने की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर है संसार को। सेकंड है भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। देखिए लता मंगेशकर जी बहुत ही सुरीली गायिका थी, हाल ही में उनका निधन हो गया था। ठीक है, वो इंदौर की रहने वाली है, तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा, सुरीली गायिका थी। ठीक है, सिंगर है वो एक, सभी को पता है। नेक्स्ट है थर्ड, परशु का अर्थ क्या होता है। परशु का अर्थ मतलब कि जो परशु का पर्यायवाची होगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जो इसी के और नाम होंगे, है ना। तो जैसे सूर्य को दिनकर, प्रभाकर ऐसे बोलते हैं ना, कमल को नीरज, अंबुज ऐसे बोलते हैं। ऐसे परशु मतलब क्या होता है, धनुष नहीं होता, खड़ग भी नहीं होता, भाला भी नहीं, क्या होता है, कुठार होता है ना। कुठार मतलब क्या होता है, जैसे सब बोलते हैं आमतौर पर इससे बोलते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, जो पेड़ काटते हैं ना जिससे वो, तो परशु का अर्थ क्या है, कुल्हाड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, कुठार। नेक्स्ट है सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा कूरलैंड। ठीक है, जो सेठ अब्दुल्ला है उनके जहाज का नाम था कूरलैंड, तो ऑप्शन बी इज राइट। फिफ्थ है कुंडलिया छंद किन से बनता है। देखिए मैं आपको छंद कितने होते हैं, किसके क्या टाइप होते हैं, सबके एग्जाम्पल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप ये देख लीजिए पहले क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है। कुंडलिया छंद किससे बनता है, तो ये बनता है दोहा और रोला को मिला करके। ठीक है, ये दो छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला से, तो आपका बी आंसर सही होगा। उसके बाद 5 आपके सही विकल्प हो गए, अब 5 आएंगे आपके रिक्त स्थान, है ना, एक एक अंक के। तो छठवा है गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था गुप्त काल में, मतलब ठीक है, जो गुप्त काल के वंश के जो लोग थे, गुप्त वंश के। तो इतिहासकारों द्वारा मानना है, जो इतिहासकार है हमारे, वो इस काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग, है ना। कौन सा युग कहते हैं, स्वर्ण युग। तो जो गुप्त वंश का राज्यकाल है ना भारतीय इतिहास में, उसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। अभी हमने पढ़ा था पर्यायवाची क्या होता है, कि उसी शब्द को और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्ष को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे पेड़ बोलते हैं, ये तो बहुत ईजी हो गया, सभी को पता है। और 2-3 याद कर लीजिए, जैसे विटप, है ना, विटप बोलते हैं, और शाखी बोलते हैं, है ना, शाख होती है ना उसकी डालियाँ, तो क्या बोलेंगे, साखी। और अगम, ऐसे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो कोई भी एक जो आपको याद आ जाए वो आपको लिखना था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बहा खालिस्तान ज्योतिर्मय निर्झर, मतलब ये वर्दे जो पार्ट है आपका उसमें की कविता है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है जननी। ठीक है, जननी मतलब क्या होता है, मदर। ठीक है, माता। तो बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर का मतलब क्या होता है, कि हे माँ मनुष्य के हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे, है ना, इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, तो आपको ये फील करना था यहाँ पर जननी। क्वेश्चन नंबर 9 है बहादुर बेटा पाठ की विधा क्या है। देखिए जो बहादुर बेटा आपका पाठ है ना, उसकी विधा मतलब कि वो क्या है, कहानी है, एकांकी है, संस्मरण है, क्या है, तो क्या है, एकांकी है। ठीक है, एकांकी क्या होता है, इसमें मनुष्य के जीवन के किसी भी एक साइड का, किसी भी एक पक्ष का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एकांकी। और कहानी क्या होता है, कोई भी घटना होती है जिसे कहानी के रूप में बताया जाता है। और संस्मरण ऐसा होता है कि किसी महान व्यक्ति के बारे में, उनके बारे में जो उनकी स्मृति होती है ना, उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, स्मृति के बारे में, तो वो संस्मरण होता है। लेकिन जो बहादुर बेटा है वो क्या है, एकांकी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 राहगीर शब्द का मानक हिंदी शब्द। मानक मतलब क्या होता है, नया, है ना, जैसे ये राहगीर पुराना है, अब उसका अपडेट मतलब कि आया होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, राहगीर पहले कहा करते थे, अब क्या बोलते हैं, यात्री। ठीक है, बस एक बार आपने रीड कर लिया, अब आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए डरना नहीं है, बस आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है अच्छे से। एक बार पढ़ लो, एग्जाम में याद आ जाता है इजीली। तो इसका आंसर हो जाएगा यात्री। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हम इसके बाद बड़े क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आदिमानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ। देखिए ये प्राप्त हुआ है कहाँ पर, भोपाल संभाग है ना जो, ठीक है, भोपाल संभाग में जिले आते हैं, सीहोर, विदिशा, रायसेन, रायगढ़। तो जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन सा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, इसका जो हथनौरा गांव है ना, आपको ये आंसर में लिखना है कि भोपाल जिले के भोपाल संभाग के जो सीहोर जिला है, वहाँ के हथनौरा गांव में आदिमानव का पत्थर बन चुका कपाल मिला है। ठीक है, तो कौन सा जिला है, सीहोर, तो आपको ये याद रखना है। अब योग क्या है, देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले ये देख लीजिए इजी वाला। वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? सभी को पता है किसे कहा गया है, माता सरस्वती को कहा गया है ना। तो हम क्या लिखेंगे, माता सरस्वती, ठीक है, माता सरस्वती को वर्दे कविता में वीणा वादिनी कहा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा हुआ है अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? ठीक है, अपराजिता आपका एक पार्ट है, तो उसकी लेखिका कौन है हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी लेखिका का नाम है गौरा पंत शिवानी, ठीक है, क्या है, गौरा पंत शिवानी जी, ठीक है। तो आपको ऐसा एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरा पंत शिवानी है, ठीक है। क्वेश्चन 15, महेश्वर नामक नगर को किसने बनाया? ठीक है, सब जानते हैं महेश्वर को किसने बनाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, ठीक है। और महेश्वर कहाँ पर है, ये है खरगोन में, ठीक है। खंडवा में क्या है, ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे, और महेश्वर कहाँ पर है, खरगोन में। और बनाया किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। तो आपको लिखना पड़ेगा अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। तो आप लिख दोगे महेश्वर नामक नगर रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, ठीक है। आंखों का तारा होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरे क्या होते हैं, आपको कोई भी मुहावरा आ जाएगा, जैसे ऐसा नहीं है कि सेम यही आएगा आंखों का तारा होना, ठीक है। इसका मतलब होता है अति प्रिय होना। तो आप इसके लिए एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि अनमोल अपने परिवार में सबसे छोटा है और वो सबकी आंखों का तारा है, मतलब सबको प्रिय है। या राम अपनी नानी का आंखों का तारा है ना, मतलब कि राम जो है अपनी नानी को अति प्रिय है। तो यहाँ पर इसे ऐसे बनाना था। मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ और आ गया, 9 2 11 होना जैसे होता है, मतलब कि उसका मतलब होता है भाग जाना, है ना। जैसे चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, ऐसे ये जो ये दिया होता है मुहावरा, इसको लेकर के हमें एक वाक्य बनाना होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट मुहावरे करवा दूंगी, ठीक है। तो उसी में से एक एग्जाम में आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आगे देखेंगे। संगीत संजीवनी कैसे बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कैसे बनता है। उसका आंसर ऐसे आपको लिखना था कि आराधना साधना और प्रार्थना से संगीत की संजीवनी बनाई है ना। तो उसका थोड़ा डिटेल में आंसर है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। 19, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन किया था? किन का किया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ठीक है। वो स्थिर नहीं है, अपने जो प्लेस है उस पर वो ऐसे घूमती भी है, ठीक है। तो और जो आकाश है ना, जो तारामंडल है वो स्थित है, लेकिन जो अपनी अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर घूमती है, ये बताया था। तो इसका आंसर भी हम आगे देखेंगे कैसे आपको लिखना है। और 20 था, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दौलत बहुत चंचल है ना। आज हमारे पास आया पैसा, कल किसी कारण से किसी और के पास चले गया, है ना। वह ज़्यादा दिन किसी के पास रहती नहीं है, ठीक है। तो वो जो दौलत है वो स्थिर नहीं है, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर भी मैं आपको आगे लिखवा दूंगी। नेक्स्ट था, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखना था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे लिखवा देती हूँ कि पूजनीय पिताजी, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श, और मेरी परीक्षा बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा ऐसा उसमें लिखना होता है। आपको नीचे आपका नाम लिखना होता है, तो मैं आपको वो आगे बताती हूँ कैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 22, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे बताती हूँ क्या होता है, और एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगी जिसमें आपको सारे अलंकार एग्जाम्पल सहित, मैं उदाहरण सहित समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मतलब कि ये पद्यांश दिया है आपको, एक कविता की लाइन दी हुई है, ठीक है। ये वही है वर्दे वीणा वादिनी वाले चैप्टर की, ठीक है। तो आपको क्या करना था, संदर्भ है ना, कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ वर्दे से ली गई है, और उसके कवि जो भी उनका नाम लिखना होता है। फिर प्रसंग में लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, है ना, माता सरस्वती ने कहा है को हमारे मनुष्य रूपी हृदय को प्रकाशवान ज्योति से भर दे, ऐसे लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये जगमग कर दे, इसका यही मतलब होता है। तो ऐसे आपको उसका अर्थ लिखना होता है 4-5 लाइन में, तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं आगे आपको बता देती हूँ उसको कैसे लिखना है। नेक्स्ट था आपका 24 क्वेश्चन, ये है गद्यांश, ठीक है। ये जो कविता होती है ये क्या होती है, पद्यांश, और ये कहानी जो होती है वो होता है गद्यांश। तो ये भी आपको किस चैप्टर से लिया गया है, जो सुनिए वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, जो नन्हा राहगीर आपने चैप्टर पढ़ा है हिंदी में, उसकी लाइन है ये। तो आपको लिखना था कि ये नन्हा राहगीर पाठ से लिया गया है, और इनकी ये जो लाइन दी हुई है इसका आपको अर्थ निकालना था कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। उसके बाद है 10 मार्क्स आपके ये हो गए इजीली, है ना। उसके बाद में ये है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि ये जो आपको पैसेज दिया हुआ है ना, आता है अनसीन पैसेज, ऐसा ये पैसेज है, और ये जो क्वेश्चन है हमें इसके आंसर यहीं से फाइंड करना होता है, ठीक है। मतलब कि इसी में इसके आंसर लिखे होते हैं। तो पहला है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आप सबसे पहले तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना, पढ़ लोगे उसके बाद ये पढ़ने आना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है, समझ गए। मतलब कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है गद्यांश, हमें वो बताना है, तो उसका मतलब होता है टाइटल, समझ गए। भारतीय जनता का अधिकांश भाग कहाँ बसता है, ठीक है, ये पूछा है, समझ लिया।
कृषि कार्य को भारतीय संस्कृत में क्या कहा गया है? ठीक, समझ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। भारतीय जनता का अधिकांश भाग गाँव में बसता है। ये देखिए, जैसे ही पहली लाइन पढ़ी आंसर मिल गया है ना। ये भारतीय जनता का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना था वहाँ पर कि भारतीय जनता का अधिकांश भाग गाँव में बसता है। उसके बाद है गद्यांश, और आगे पढ़ेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य कृषि है और कृषि कार्य भारतीय जीवन में और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है। कृषि कार्य को अध्यात्म और समन्वित श्रेष्ठ स्वरूप में उपस्थित किया गया है। देखिए कितना कृषि कृषि आ रहा है। आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो गद्यांश लिखा हुआ है ये किसके बारे में, किसको महत्व दे रहा है? कृषि को, है ना। तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा? कृषि का महत्व, है ना। ऐसे लिखोगे आप। शीर्षक क्या है? कृषि का महत्व। उसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टाइटल, शीर्षक। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। थर्ड क्या पढ़ा था हमने? कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है। थोड़ा आगे अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। कृषि कार्य को अध्यात्म और ये क्या है? जीवन और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। 2 लाइन पढ़ने पर ही आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए और इजीली 5 मार्क्स मिल गए। तो ऐसे होता है। और उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। मतलब कि इनमें से आपको 5 मार्क्स का निबंध लिखना था किसी पर भी। जैसे राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं हमारे, है ना। जैसे रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये आपके राष्ट्रीय पर्व है। लिख देना था गणतंत्र दिवस के बारे में कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाने वाला है ना, भारत का राष्ट्रीय पर्व है जिसमें प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। और उसके बाद में उसकी डिटेल लिख दो, है ना। तो ये सब आपको लिखना होता है। अगर आप याद नहीं भी करके गए आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, बस गलत नहीं लिखना कुछ। तो इजीली आपको 5 मार्क्स यहाँ भी मिल जाएंगे। तो ऐसे होता है आपका पूरा टोटल पेपर सॉल्व। और आपको कुछ छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी लिख कर आओ मन से, लेकिन लिख कर आओ, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो मैं आपको लिखवाने वाली थी, है ना। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 था, योग क्या है, ठीक है, योग के बारे में पूछा है। तो योग क्या है? योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, ठीक है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, आसन, ठीक है, जो व्यायाम वगैरह करते हैं ना, सूर्य नमस्कार, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों, अनुलोम विलोम, कपालभाति जो रामदेव बाबा जी करवाते हैं ना, ऐसे, और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 था, है ना। क्या पूछा था हमें उसमें गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी, है ना। मतलब कि गांधी जी क्या कल्पना करते थे कि कोई आदर्श गांव अगर बने तो उसमें क्या हो। तो उनका कहना था कि गांव में साफ सफाई का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, घर ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आ सके, है ना। घरों में इतनी जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके, पशुओं को रखा जा सके, गाँव से जुड़ी सड़कें ऐसी हो जहाँ धूल न उड़े, और एकदम बहुत अच्छा उनने ऐसी कल्पना की थी, ठीक है। तो वो उनको आदर्श ग्राम कहते थे। तो उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। तो आपको ऐसे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, आया था, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो संगीत संजीवनी मैंने आपको बताया था कैसे आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत की कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है, ठीक है। जैसे तानसेन आपने सुना होगा, ऐसे गाते थे कि जो बुझे हुए दीपक थे वो अपने आप जल जाते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आया था आपको क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्या था कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना था। जैसे मैंने आपको आवेदन पत्र एप्लीकेशन में समझाया था कि फॉर्मेट सेम होता है, बस जो लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में वैसे ही हमें बीच में लिखना होता है, ठीक है। तो पत्र कैसे लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ठीक है, पिताजी को ये लिख दिया। उसके बाद में बीच में लिखना होता है, क्या लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर स्वस्थ एवं सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, घर पर सब कुशल मंगल होगा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा जल्दी होने वाली है। साल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, मैं अच्छे अंक पाने के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ। तो अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे अंक पाने पर अच्छी शाला में नाम दर्ज हो सकता है, बाकी सब कुशल मंगल है, और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, है ना। और नीचे अपना नाम लिखोगे, आपका पुत्र जो भी आपका नाम है। तो ऐसे आपको इजीली 5 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन पत्र आए या पत्र आए तो आपको डरना नहीं है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। छंद और अलंकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 था, ठीक है। क्या था, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की जो समानता है ना
उसकी जो तुलना है वो जो किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तब क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, इसे क्या बोलते हैं, उदाहरण। ठीक है, ऐसे परिभाषा बोलते हैं इसे। परिभाषा लिख करके एक उदाहरण लिख देना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के जो पद है, हरि के जो पैर है वो कोमल है, कैसे, कमल से। मतलब हरि के जो पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। मतलब समानता अथवा तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर हरिपद की तुलना किससे की गई है, कमल से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी है, आपको बस पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, और एग्जाम में कुछ छोड़कर नहीं आना। उसके बाद देखो, परीक्षा अध्ययन से बहुत कुछ आता है। आपके जो सारे ऑब्जेक्टिव है ना, ये परीक्षा अध्ययन से ही आए हैं इस पेपर के। ठीक है, तो उसके बाद आया था आपको 5 मार्क्स में पद्यांश की व्याख्या कीजिए संदर्भ प्रसंग सहित। ठीक है, तो ये लाइंस थी शायद। ठीक है, ये काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, ये आपको खालिस्तान में भी पूछा गया था। कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम क्या लिखेंगे, पूर्व की तरह। मतलब ये यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है ना, पोएट। तो आपको कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम और किसने लिखा है उनका नाम लिखना है। और प्रसंग में ये बताया जाता है कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, तो इसका प्रसंग अलग है और इसका प्रसंग, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। ठीक है, तो इसका आपको अर्थ लिखना है। अब 4-5 लाइन में इसका अर्थ लिख दो कि हे माँ, ये ना, काट अंधूर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। मतलब कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दो और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दो। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दे। ठीक है, ज्ञान का जो ज्योति रूपी झरना है वो बहा दो। मन के विकारों, मतलब जो बुरे विचार है, बुरे भाव है, उनको दूर कर दो। अज्ञान के अंधकार को मिटा दो, ज्ञान का प्रकाश भर दो और संपूर्ण संसार को जगमगा दो। ठीक है, हमारी अज्ञानता को दूर कर दो और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दो। तो इजीली आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, छोड़कर मत आना। ठीक, 5 मार्क्स का सवाल है ये। जो भी होगी परीक्षा अध्ययन में ढेर सारे पद्यांश और गद्यांश दिए हुए, एक बार रीड कर लो। बस इन्हीं का अपने को अर्थ लिखना होता है यहाँ भावार्थ में। ठीक है, यहाँ भावार्थ या आप अर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना और भावार्थ लिखना, तीनों चीज़ें, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट था गद्यांश। ठीक है, वो क्या होता है, कहानी। ठीक है, तो वो आपका आया था ये वाला चैप्टर 20 है ना आपका, नन्हा सत्याग्रही है ना, ये क्वेश्चन नंबर 24 है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, सुनिए वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, कह दो कि गुस्सा आ गया था, क्यों जगत में डंका पिटवाते हो कि बित्ते भर को छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है। तो आप समझ जाओ नन्हा सत्याग्रही पाठ का है। मतलब संदर्भ तो हमें पता चल ही गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ नन्हा सत्याग्रही से अवतरित है और इसके कवि कौन थे, आलम शाह खान। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मतलब कहाँ से लिया गया है और उसके पोएट कौन है, कवि कौन है, उनका नाम लिखना जरूरी है। और प्रसंग मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो लाइंस दी हुई है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, वो प्रसंग होता है। तो किस बारे में बताया है, थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर शेर सिंह की पत्नी उन्हें समझाते हुए कहती है कि इस छोटे से बच्चे को यह कह दो कि तुम्हें गुस्सा आ गया था। ठीक है, तो ये उसका प्रसंग हो जाएगा। और व्याख्या में पूरी कहानी बता दो क्या हुआ था कि शेर सिंह की पत्नी अपने सरकारी अफसर पति को पुकारती हुई कहती है कि ज़रा आप सुनो तो, वह छोटा सा बालक अभी भी फाटक पर खड़ा है ना, और जो भी हुआ था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के रीड कर लेना, जितनी भी 5-6-7 लाइन आपको एग्जाम में याद आ जाए वो लिख दोगे तो आपको यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो छोड़कर कुछ मत आना, पूरा कर कर आना। और यहाँ आपका हुआ कंप्लीट पेपर सॉल्व। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हिंदी के वो लेकर आऊँगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे लिखना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके रिस्पांस दीजिए कि आपको कैसी लगती है क्लास। और भी किसी सब्जेक्ट में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ठीक है, और आपको जो ए से निबंध लिखना था राष्ट्रीय पर्व का या खेलों का, तो उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।